ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर विवाद को लेकर गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश की शांति प्रिय परंपरा को वोट के लालच में तोड़ने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। बता दें कि केकड़ी में कई विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने आए डॉक्टर शर्मा ने यहां मुस्लिम भाइयों में रामनवमी के जुलूस पर फूल बरसाए हैं। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रदेश की सामाजिक समरसता को योजनाबद्ध तरीके से भंग किया जा रहा है। उन्होंने सभी समाजों से अपील की कि वे समझदारी से काम लें और लड़वाने वालों के मंसूबों को समझते हुए उन्हें नाकाम करें। और सारा योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं लोग। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको शर्म ही नहीं आ रही है। क्यों लड़ा रहे हो वोटों की खातिर भाइयों से? तो ये जगह जगह जो आग लगाने का काम है कोई अपने आप नहीं लग रही है, ये नियोजित तरीके से। ये करौली में भी जो हिंसा हुई, कल जोधपुर में भी जो घटना हुई, उससे पहले हिम्मतनगर में हुई, वहाँ दिल्ली में हुई, ये पूरे देश में आग लगाने का काम चल रहा है। और मैं तो अपील करना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि वो समझदारी से काम ले। जिन लोगों के मंसूबे लड़ाने के हैं उन मंसूबों को समझने की कोशिश करो। और अब बात बीकानेर की, जहां वार्ड नंबर 33 के लोगों ने आज पार्षद के साथ जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया और अंबेडकर कॉलोनी में नई पाइपलाइन डालने की मांग रखी। पार्षद मनोज नायक ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में पानी की समस्या चल रही है। नहरबंदी के चलते और हालात खराब हो रहे हैं। क्षेत्र में छोटी पाइपलाइन होने के कारण पूरे घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में नई पाइपलाइन डालने की मांग चल रही है, लेकिन अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण मजबूरन आज हमने घेराव किया। हालांकि अब अधिकारियों ने 10 दिन में लाइन बदलने का भरोसा दिया है। हमारे कम से कम 500 घर है ऐसे जिसके अंदर 2.5 इंच की लाइन डाली हुई है। उसके अंदर 2.5 इंच की लाइन डाली हुई है, उसके अंदर वो पानी वो ही पूरी जाम हो रखी है। इनको हमने बोला है कि एक पाइपलाइन डाल दीजिए ताकि पानी सबको मिल जाए। तो एक्शन साहब भी नहीं मिले। 12:30 बज गई, 12:30 बजे अभी आए हैं। पूछते हैं तो बोलते हैं कि साइड पर गए हैं। साइड शूट कुछ भी नहीं है। और यहाँ हम कम से कम 50 आदमी आए हैं पानी के लिए। बहुत ही समस्या है। अधिकारी बोल रहे हैं कि अब 10 दिन के अंदर आपका काम चालू कर देंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये 10 तारीख के अंदर चालू कर देंगे। समस्या बहुत ज़्यादा है। और टोंक से बड़ी खबर है, मालपुरा नगर पालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी से अध्यक्ष सोनिया सोनी को निलंबित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। एसीबी में दर्ज आपराधिक मामले के बाद ये कार्रवाई की गई। कर्तव्यों के निर्वहन में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। 12 जनवरी 2022 को एसीबी ने कार्रवाई की थी। संविदा कर्मी और ठेकेदार इसमें गिरफ्तार किए गए थे। चौंतीस दिन से धरने पर बैठे कोविड सहायकों का ऐलान। 12 मई को अब शहीद स्मारक पर महापंचायत ये लोग करने जा रहे हैं और आज से सभी नर्सिंग संगठनों के साथ भी बैठक होगी। किसान नेताओं और सरपंचों से भी बातचीत अब सीएचए करेंगे। चिकित्सा और आपका शिक्षा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार का 100% योगदान होना चाहिए। और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि हर पंचायत से 2 लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो 2 ही लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। वो 2 लोग जब लगते हैं तो पूरी पंचायत की सेवा भी करते हैं। तो मैं उनकी बात सुनी हूँ। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे सोचना चाहिए और मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगी सरकार को कि वो सहानुभूतिपूर्वक इनके मांग पे विचार करें। देखिए, हम यूटीबी पे स्टे लाना चाहते हैं क्योंकि यूटीबी मतलब एक तरीके से हमारी डिग्री के साथ खिलवाड़ है। उसमें हम नहीं जाना चाहते। या तो हमें सरकार संविदा कैडर में शामिल करे। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन कब तक चलेगा? अशोक गहलोत जी चाहेंगे तब तक आंदोलन चलेगा। जब तक वो नौकरी नहीं देते हम आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ पे
7-7 8-8 महीने की प्रेगनेंसी है लेडीज़ों के, वो भी लेडीज़ यहाँ पे बैठी है। कितना मुश्किल है बैठना। अपने कोई भी विधायक है, मंत्री है कांग्रेस के, उनको बोलो भी अपने एक दिन यहाँ पे प्रेगनेंसी, कोई भी उनके परिवार में प्रेगनेंसी तो होगी लेडीज़ के, कोई एक दिन यहाँ पे ला के बैठा के देखें। वो एसी में आराम से बैठे हैं। यहाँ पे 50 डिग्री तापमान है। इस तापमान के ऊपर यहाँ पे लेडीज़ प्रेगनेंसी में इतना मुश्किल है बैठना। तो सरकार को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। सीएम सर इतने संवेदनशील है तो उनको थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। और खबर अलवर से, MITRC इंस्टीट्यूट के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर धरना दिया और कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। दरअसल छात्र सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाए जाने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जब तीसरे और चौथे सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं उस समय पहले दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा करवाई जा रही है, जबकि उनमें वो पहले ही प्रमोट हो चुके थे। आपको बता दें, छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त करवाने की मांग की है। कमियां क्यों? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इतनी असमानताएं क्यों दिखा रहे हैं ये। और वाइस चांसलर जो अवरीशरण विद्यार्थी जी हैं, उनका कहना ये है कि मैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ। तो सिर्फ हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपके वाइस? हमारे वाइस चांसलर का नाम है अवरीशरण विद्यार्थी। कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं आप लोग? हम बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो कि हम MITRC में संचालित है। देवा गुजर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इनामी भैरू गुजर पर शिकंजा कसने के लिए अब उसके आलीशान मकान को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बदमाश भैरू गुजर की 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। शातिर बदमाश ने चेचट के एक गांव में करीब 4 बीघा चारागाह पर कब्जा कर उस पर आलीशान मकान बना लिया है। अब पंचायत, पटवारी, तहसीलदार, पुलिस और SIT की टीम मिलकर अतिक्रमण कर बनाए गए आलीशान भवन को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि शातिर बदमाश भैरू गुजर पिछले 1 महीने से फरार है। पुलिस की टीम कोटा ग्रामीण, झालावाड़, MP बॉर्डर के आसपास के जंगलों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक आरोपी का सुराग नहीं मिला है। पुलिस अब तक भैरू गुजर के बेटे कालू और भाई बाबूलाल गुजर समेत 24 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी शातिर बदमाश भैरू गुजर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। भैरूलाल गुजर के जो संभावित स्थल हैं जहां वो जा सकता है, जहां उसकी रिश्तेदारियां थी, वहां सभी जगह टीमें भेजी हैं और आज सूचना संकलन हमारे द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो इसके द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा किया है और कब्जा करके जो मकान वगैरह बनाया है, उस संबंध में भी हम ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड ले रहे हैं और ग्राम पंचायत इसके अंदर जो लीगल कार्रवाई है वो करेगी। यदि अतिक्रमण है, अतिक्रमण दस्तावेजों पर प्रमाणित होगा तो उसके अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्रवाई होती है वो ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। बहुचर्चित देवा गुजर हत्याकांड मामले में एकमात्र इनामी बदमाश भैरू गुजर पर अब पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। भैरू गुजर के मामले में पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। भैरू गुजर का जो मकान है वो चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण किया हुआ है। पुलिस की टीम अब इस मकान को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुजर हत्याकांड मामले में अब तक पुलिस 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन 5,000 रुपये का इनामी बदमाश भैरू गुजर फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर और इसके पंजाब पार्ट राजस्थान कैनाल में दोनों राज्यों में नहर की रिलाइनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और आज़ादी के बाद पहली बार नहर के पूरे पंजाब में और राजस्थान के कुछ हिस्से में रिलाइनिंग से राजस्थान के 10 जिलों को फायदा मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर के पंजाब पार्ट राजस्थान कैनाल में इस समय 250 करोड़ रुपए की लागत से रिलाइनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये प्रोजेक्ट दोनों स्टेट्स के लिए फ़ायदेमंद और उनके लिए दोनों के किसानों को अच्छा और पूरा पानी मुहैया करने के लिए तैयार किया गया है। पंजाब के लिए हमारी पंजाब की वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट और मुक्तसर में, उसको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है।
अभी जहाँ जहाँ पानी हमारा कम है, डिवाटरिंग प्रॉपर हो चुकी है, डिसिल्टिंग हो चुकी है, वहाँ लाइनिंग का काम शुरू हो चुका है। करीब 40 रीच में अभी आज के टाइम हमारा काम शुरू हो चुका है। अभी जहाँ साइड लाइनिंग कर रहे हैं और बेड का भी जहाँ काम बाकी है, जैसे जैसे डिसिल्टिंग का काम पूरा हो रहा है। प्रदेश में अवैध शराब बनाने में लिप्त परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नवजीवन योजना साल 2011 में शुरू की थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि ऐसे परिवारों का डोर टू डोर सर्वे का काम आगामी 3 माह में किया जाएगा ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। नवजीवन योजना राज्य सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है कि जो जातियां हैं या कोई व्यक्ति हैं जो अवैध शराब के धंधे में, उत्पादन में, बेचने में, स्टोर में लगे हुए हैं, उनको कैसे वो व्यवसाय छुड़वा कर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए और ऐसा वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि इस काम से वो बच्चे और अच्छा कार्य कर सकें। तो पूर्व वर्षों में तो बजट इसका कम रहा है। इस बार सरकार ने इसका 100 करोड़ का बजट किया है और 10 करोड़ का हमें बजट दिया है इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के लिए। जी सर। तो इसका मकसद ये है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, विशेषकर कुछ जातियों में जो जातिगत आधार पर लोग ये धंधा करते हैं अवैध शराब का बेचने का, उनमें अवेयरनेस क्रिएट किया, उनके बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए, उनको वैकल्पिक रोजगार का ट्रेनिंग दिलाकर ऋण दिलाया जाए, सब्सिडी वाला दिया जाए ताकि वो कार्य छोड़ के अच्छा कार्य कर सके। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 46 बालिकाओं को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में स्कूटी का वितरण किया गया। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने सभी छात्राओं को स्कूटी बांटी। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ छात्राओं के परिजन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें, स्कूटी के साथ अच्छी शिक्षा लेने के लिए इन बालिकाओं के खाते में 1 लाख की राशि भी डाली जाएगी ताकि इन बच्चियों का भविष्य खराब ना हो। अपने संबोधन में जाड़ावत ने कहा कि राज्य सरकार लड़कियों की उचित शिक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का हार्दिक आभार कि इंदिरा जी के नाम से, जो हमारे देश की बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री रहीं, 17 साल तक उन्होंने देश को नेतृत्व दिया, देश की आज़ादी के साथ साथ ही उनका जीवन शुरू हुआ। उनके नाम से बच्चियों, बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने पिछले कार्यकाल में 8 से 13 कार्यकाल में एक नया नवाचार के रूप में एक प्रयोग उन्होंने किया। गार्गी पुरस्कार मिलता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा पुरस्कार उन्होंने इंदिरा जी के नाम पे शुरू किया। और खबर राजसमंद से, जहां राजकीय गोवर्धन अस्पताल में नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही अस्पताल के न्यूरोलॉजी वार्ड में आवश्यक मशीनें खरीदने के लिए विधायक कोष से 60 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान डॉक्टर सीपी जोशी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुशल क्षेम पूछी और उनसे व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। विधानसभा अध्यक्ष महोदय और जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे चिकित्सालय में नए पुनरुद्धार किए हुए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन करने के लिए साथ पधारे थे और बड़े मुखिया जी, सुधाकर जी और भी कई गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष उन्होंने इस कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने हमारे यहाँ पे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और एंडोस्कोपिक सर्जरी में काम आने वाले लगभग 60 लाख के उपकरणों को विधायक मद से देने की घोषणा करी। ये बहुत ही सराहनीय है और इससे हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट में मरीजों के ऑपरेशन में काफी सहायता मिलेगी। मौजूदा स्वच्छता सर्वेक्षण में भले ही रैंकिंग में सुधार हो या नहीं, लेकिन अगले साल सर्वेक्षण में जयपुर की रैंकिंग सुधरने की उम्मीदें हैं, क्योंकि जयपुर में जल्दी 700 टन कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट को निस्तारित कर ब्रिक्स बनाने वाला CND वेस्ट प्लांट जल्द कागजों से धरातल पर उतरेगा। इसे लेकर प्रशासन के सामने आ रही फंडिंग की समस्या दूर होने के बाद अब लैंड लीज एग्रीमेंट का काम फाइनल स्टेज पर चल रहा है। इन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के बाद मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी या MRF और बायो CNG प्लांट पर भी काम किया जाएगा। शहर में कचरा डिस्पोजल के लिए हमने एक RDF प्लांट हमारा ऑलरेडी चालू है, जिसमें हमारा 350 टन डेली का रिसाइकल हो रहा है और जो एनर्जी और जो मटेरियल जनरेट हो रहा है वो कंबशन में यूज होता है, जिससे सीमेंट बनता है। इसके अलावा हमने 700 टन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारा प्रोग्रेस में है,
लैंड लीज की स्थिति में वो पहुंच चुका है। जो भी सारे उसमें इश्यूज थे वो सब रिजॉल्व कर दिए। फंडिंग का इशू उसमें एक बड़ा आ रहा था, फंडिंग भी हमने SBM2 के साथ डॉवटेल कर ली है अब उसको, और जैसे ही लैंड लीज एग्रीमेंट होता है वास्ट टू एनर्जी प्लांट का काम चालू हो जाएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।